साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज है 18 मई 2018 और हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की और हम पहुंचाते हैं आपको सबसे तेज और सबसे पहले करंट अफेयर। यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट है examguruji.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और वीडियो के अंत में भी दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि हम जो मासिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जैसे डेली करंट अफेयर्स की होती है, तो पूरे महीने भर की एक करंट अफेयर की पीडीएफ तैयार करेंगे। यदि आप उस पीडीएफ को अपनी कोचिंग संस्थान के नाम से प्राप्त चाहते हैं कि वो आपकी कोचिंग संस्थान के नाम से आपको मिले, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या अपनी कोचिंग संस्थान का विज्ञापन उसमें देना चाहते हैं उस पीडीएफ के अंदर, तो आप हमें इस नंबर पर 9826590517 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भी ज्ञानी प्रतियोगिता 10 के प्रश्न उत्तर और उसके विजेताओं की। तो प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो ये जो सही ऑप्शन है इसका, ये है सी के वेणुगोपाल। बहुत से लोगों ने, लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने सही उत्तर दिया है। जिन 5 भाग्यशाली लोगों को चयन किया गया है, नंबर 1 है अक्षत चौधरी, सीकर राजस्थान। नंबर 2 है मनमोहन दांगी, भोपाल मध्य प्रदेश। नंबर 3 है रमेश रामानी, नालंदा बिहार। और नंबर 4 है सगुना गेदाम, चंद्रपुर महाराष्ट्र। नंबर 5 है मयंक राज गौतम, झांसी उत्तर प्रदेश। तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न की कि विदेशी मामलों के राज्य मंत्री वीके सिंह ने किस देश का अप्रत्याशित दौरा किया। अप्रत्याशित दौरा मतलब पहले से तय नहीं था या ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो ये किया है उत्तर कोरिया का दौरा। आप सभी को पता है 12 जून को जो है अमेरिका की और उत्तर कोरिया की बैठक होने वाली है। उससे पहले भारत के विदेश मामलों की जो राज्य मंत्री हैं उनका दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी डिटेल चर्चा हम कर लेते हैं। तो विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह 15 मई को प्योंगयांग पहुंच गए हैं। 20 सालों में पहले भारतीय मंत्री हैं जो कि उत्तर कोरिया गए हैं। प्योंगयांग क्या है? प्योंगयांग राजधानी है उत्तर कोरिया की। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया। औपचारिक ऐलान का मतलब ये है कि पब्लिक उसको नहीं किया है, कोई ऑफिशियली नहीं बताया कि साहब हमारे जो मंत्री वहाँ पर जा रहे हैं। इसके बीच में जो दोनों देशों के संबंध है उनको आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होगा और नॉर्थ कोरिया के साथ परमाणु प्रसार जो नीति है उसको लेकर भारत चर्चा करेगा। और इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है कि 12 जून को सिंगापुर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात तय हो गई है। उत्तर कोरिया की बात करें, राजधानी प्योंगयांग, तानाशाह किम जोंग उन। वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, इसराइल की राजधानी यरूशलेम और वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित है ये रेलवे स्टेशन, और ये है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम के अंदर। क्या है इसकी डिटेल हम चर्चा कर लेते हैं। तो गुवाहाटी जो है सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ जो सौर पैनल है उनको जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है उसकी छत पर लगाया गया है। लगभग 2352 सौर मॉड्यूल के साथ 100 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता का ये जो है स्थापित किया गया है और इसकी कुल लागत 6.7 करोड़ रुपए है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा शहर 2018 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये है भारत का शहर दिल्ली। दिल्ली की बात करें, वर्तमान में दूसरी सबसे सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। वर्तमान में नंबर 1 पे कौन है? वर्तमान में टोक्यो नंबर 1 पर है, लेकिन 2028 तक माना जा रहा है कि जो दिल्ली है नंबर 1 हो जाएगा। क्या इसकी डिटेल है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है और संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग है UNDES है, उसका जो जनसंख्या प्रभाग है उसने विश्व के जो शहरीकरण की संभावना का पुनर्वलोकन 2018 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 68% जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में रहेगी। वर्तमान में लगभग 55% जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसमें से भारत, चीन और नाइजीरिया 2018 और 2050 के बीच दुनिया की शहरी आबादी के अनुमानित विकास का, यानी जितना विकास पूरी दुनिया में होगा उतना विकास का 35% हिस्सा इन 3 देशों के अंदर हो जाएगा। कौन कौन से 3 देश? भारत, चाइना और नाइजीरिया। ध्यान रखिएगा ये उस विकास का 35% है, ना कि कुल देशों में जो शहरों में रहने वाली जनसंख्या का 35% है। तो ये विकास का मतलब जितने लोग अब रहेंगे उनका 35%। वर्तमान की बात कर ले तो टोक्यो 3 करोड़ 70 लाख निवासियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है।
अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट किस देश में विकसित किया गया है? तो एम्फीबियस मतलब ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि पानी में भी और ज़मीन पे भी और हवा में भी, मतलब ज़मीन पे से मतलब उड़ता ही है, हवा में और पानी में एक साथ उड़ सकता है, वो जो है एयरक्राफ्ट है ये विकसित किया गया है चाइना तक, और 2022 तक ये जो है बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। क्या है इसकी डिटेल हम चर्चा कर लेते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा है, नाम है एम्फीबियस एयरक्राफ्ट AG600 या 600। इसका कोड नेम है कुन लॉन्ग, और इसका जो है पहली उड़ान इसने भरी थी अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में, जो कि सफल रही है। 29.6 मीटर लंबा है, जिसमें से पंखों की लंबाई जो है 38.8 मीटर है। और चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है, ये भी नाम याद रखिएगा, चाइना की न्यूज़ एजेंसी कौन है? तो सिन्हुआ जो है चाइना की न्यूज़ एजेंसी है, उसका कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। ये क्या कर सकता है? आसमान में उड़ सकता है और पानी में भी उपयोग में लाया जा सकता है, और 2022 तक ये बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। चाइना की बात कर लें, चाइना की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और मुद्रा है रेनमिनबी या RMB इसका शॉर्ट फॉर्म है। युआन जो है रेनमिनबी के, जैसे हमारे यहाँ जो पैसा है रुपया है, उसी प्रकार से रुपया चलता है तो रुपये के छोटा फॉर्म होता है पैसा, उसी तरह से जो युआन है वो इसी की इकाई है रेनमिनबी की। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी की बात कर लें वाशिंगटन DC, जर्मनी की राजधानी की बात कर लें बर्लिन, और जापान की राजधानी की बात कर लें टोक्यो। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस जीव पर किए गए परीक्षणों में याददाश्त का सफल प्रत्यारोपण किया गया है? याददाश्त का सफल प्रत्यारोपण का मतलब है एक जीव के उससे याददाश्त निकालकर दूसरे जीव में डालने का प्रयास किया गया था, और ये सफल हुआ है, और ये किया गया है घोंघा पर। किसने किया है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, UCLA के विशेषज्ञों ने इसके में है जो सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके अंदर क्या किया है कि एक घोंघे से निकालकर दूसरे घोंघे में इसका प्रत्यारोपण किया गया है, और इसको जो है याददाश्त जेनेटिक कोड में रखी होती है, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके अंदर, और इसे क्या है मेमोरी सूप कहा जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, एक याददाश्त को दूसरे घोंघे में ट्रांसप्लांट किया गया था। अगर ये प्रयोग सफल हुआ है, और भविष्य में इसकी संभावना है कि मानवों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो लोग ब्रेंडेड हो जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं लंबे समय तक, तो उनकी याददाश्त को जो कुछ चीज़ें हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। किस योजना के तहत इस साल पहले पैरा राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे? पैरा राष्ट्रीय खेल क्या होते हैं? जो विकलांग लोग होते हैं उनके जो खेल होते हैं वो पैरा खेल कहलाते हैं। तो पैरा राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, ये किए जाएंगे खेलो इंडिया योजना के तहत। योजना का नाम याद रखिएगा, खेलो इंडिया योजना। क्या है इसकी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो कब होंगे ये? तो ये राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर होंगे, जिस प्रकार से राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाते हैं भारत के अंदर, और ये राष्ट्रीय पैरा खेल कहलाएंगे। 28 जून से 7 जुलाई तक इनका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन कौन करेगा? तो पैरा ओलंपिक समिति आयोजन करेगी, और खर्च कौन देगा? तो खर्च जो है खेल मंत्रालय खर्च देगा। 10 विधाएं होंगी, 10 विधाएं मतलब 10 अलग अलग खेल होंगे। कौन कौन से? पैरा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शतरंज, नेत्रहीन जूडो, पैरा पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी पैरा खेल, पैरा तैराकी, टेबल टेनिस, व्हीलचेयर बास्केटबॉल और व्हीलचेयर तलवारबाजी। इसमें 16 से लेकर 40 की आयु वर्ग के जो खिलाड़ी होंगे वो इसमें भाग ले सकेंगे। कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 4 स्थानों पर। कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर है, साइंस सेंटर ये भी बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटक बैडमिंटन संघ स्टेडियम और कांतिरावा इंडोर स्टेडियम ये भी बेंगलुरु में ही है। तो यहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? तो 28 जून से 7 जुलाई के बीच में किए जाएंगे। कौन आयोजित करेगा? तो भारतीय पैरालंपिक समिति इसका आयोजन करेगी। और पैसा कौन देगा? तो खेल मंत्रालय इसका पैसा देगा। कितनी विधाओं में होंगे? 10 विधाओं में इसका आयोजन होगा। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत माइक्रो सिंचाई फंड की स्थापना की है नाबार्ड की सहायता से। तो माइक्रो जो सिंचाई फंड है उसमें कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 5000 करोड़ रुपए की जो है इसके लिए मंजूरी दी गई है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद इसको आप रखिएगा। क्या इसकी डिटेल है? तो अभी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति होती, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल ने नहीं, मंत्रिमंडलीय समिति ने, कौन से? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो प्रारंभ की गई थी PMKSY, उसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कोष का स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए की जो है आरंभिक लागत राशि देने की मंजूरी दी है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड देगा इसको। और इसमें 2000 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल, यानी 2000 करोड़ रुपए 2018-19 में
और 2019-20 में 3000 करोड़ रुपए का यूज़ किया जाएगा। 18-19 का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक, फिर 1 मार्च से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो ये वित्तीय वर्ष होते हैं, याद रखिएगा इसको आप, फिस्कल ईयर भी कहा जाता है। किस राज्यपाल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो ये गुजरात के राज्यपाल हैं ओपी कोहली। इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल वो अवकाश पर हैं, और 16 मई को इनको जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हेमंत गुप्ता, उन्होंने अब राज्यपाल पद की शपथ दिलवाई है। और इससे पहले आनंदीबेन पटेल से पहले भी ओम प्रकाश कोहली या ओपी कोहली जो हैं वही मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार उनके पास था, बाद में ये आ गई और अब फिर से इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में कहाँ के हैं, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम शहर का चुनाव कौन सा जो शहर है वो सर्वोत्तम चुना गया है, तो वो है मंगलुरु। क्या है इसकी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ठोस अपशिष्ट क्या होता है? ठोस अपशिष्ट मतलब जैसे दो प्रकार का अपशिष्ट होता है घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है, एक होता है तरल लिक्विड फॉर्म में और एक जो होता है सॉलिड फॉर्म में। जैसे जो भी सॉलिड फॉर्म में जो निकलता है तो उसका प्रबंधन करने के लिए उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, उसको किस प्रकार से डिकम्पोजिट किया जाए, उससे किस प्रकार से कंपोजिट खाद अगर बनाई जा सकती है, वो घरेलू कचरा जैव कचरा है तो इन सब के लिए सर्वोत्तम शहर जो है मंगलोर को चुना गया है। ये जो है 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले श्रेणी जो शहरों की श्रेणी होती है उसके अंदर इसको चयन किया गया है और 4203 शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन इसके तहत किया गया है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण था उसके तहत कितने निकायों का सर्वेक्षण किया गया था। 4203 निकायों यानी 4203 शहरों को इसके अंदर देखा गया था और उसके बाद इसमें से चुना गया है। इसके अलावा झारखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। उसके दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे कौन है, राज्य कौन है, झारखंड। और नंबर 1 पर शहर कौन सा है, तो नंबर 1 पे शहर है इंदौर, नंबर 2 पे है भोपाल और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसके बारे में चर्चा हम कल ही कर चुके हैं। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसे संयुक्त राज्य के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने डेजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटी मार्केट डी, इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा DOSM कहा जाता है, की मान्यता का प्रमाण पत्र मिला है। तो ये दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, BSE कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिया है। क्या है, इससे क्या हो जाएगा, क्या इसकी डिटेल है। तो देखिए अमेरिका के जो निवेशक हैं, अब जो अमेरिकी निवेशक हैं वो कर भारत के BSE में के मंच के माध्यम से अगर वो बेचना कुछ क्रय करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उनको अब जो है USE के जो प्रतिभूति पंजीकरण है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। उसके बिना वो BSE के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री कर पाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला जो है विदेशी मुद्रा बाजार है जिसको ये मान्यता प्राप्त हुई है अमेरिका के इस एक्सचेंज से। एक्सचेंज कमीशन जो है उसको जो भारत का पहला विदेशी मुद्रा है व्यापार बाजार है। चलिए अब इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 की। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम मैं भी ज्ञानी प्रतियोगिता 11 के प्रश्न की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? A इंदौर, B भोपाल, C चंडीगढ़ या D मैसूर। प्रश्न का उत्तर देते समय अपना नाम लिखें, अपना शहर लिखें और अपने प्रदेश का नाम अवश्य लिखें ताकि आपका नाम शामिल किया जा सके। और अगर आपके मन में लग रहा है कि आपका नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, कभी आगे आ सकता है। क्योंकि होता क्या है, कई 1-2 लोगों ने कमेंट किया है कि उनका नाम तो आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई आपके खिलाफ यहाँ पर साजिश हो रही है कि आपका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं तो उसमें से जो है प्रायिकता कम होती है। लेकिन आप रेगुलर कमेंट्स करते रहेंगे तो आगे नाम जरूर आएगा। और जिनके नाम लिए गए हैं एक बार उनके कमेंट्स आप जरूर जाके देखिएगा, आपको हिंट मिल जाएगी कि किस प्रकार से नामों का चयन किया जा रहा है। चलिए आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करते समय ज़रूर बताएं कि आपने इसको डिसलाइक क्यों किया है। यहाँ पर आप क्लिक करके जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। आज की बात करते हैं हम यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।